नाज़रीन, प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया है कि इस वक्त हम वेनेजुएला को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। वेनेजुएला जो कि इज़हार एक आजाद मुल्क है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब वो अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। वेनेजुएला के तमाम मामलात अब वाशिंगटन से मैनेज होंगे, वो वेनेजुएला के अंदर से बैठकर मैनेज नहीं होंगे। कैसे आगे मामलात को लेकर जाना है, क्या करना है, वो सारे अब अमेरिका कंट्रोल कर रहा है और अमेरिका वहां पर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट लेकर आ रहा है। ज़ाहिर है अमेरिका अपने लोग जब वहां पर लाना चाह रहा है एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, और मुकम्मल उसके बाद भी जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास डायरेक्टली जो है वो चला जाएगा, क्योंकि उनके अपने लोग जब वहां पर लाए जाएंगे। तो ट्रंप ने ये कहा है कि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त नए और बड़े हमले हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट मडूरो के जो लॉयल हैं, वफादार हैं, जो कि ज़ाहिर है वेनेजुएला के वफादार हैं, क्योंकि वो एक इंपीरियलिस्ट ताकत के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। तो अगर उनमें से किसी ने अमेरिका के खिलाफ कोई इकदाम उठाने की कोशिश की या जो प्रेसिडेंट मडूरो की आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक जाने की कोशिश की, तो फिर उनके पर जब अटैक होगा, यानी वो धमका रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर को, यानी कि आर्मी चीफ को, बाकी लोगों को, अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो फिर उनके ऊपर जब वो अटैक होगा, वेनेजुएला के ऊपर दोबारा अटैक होगा। तो एक ब्रॉड डे लाइट के अंदर दुनिया के सामने जो कुछ किया जा रहा है, दुनिया जो है उस वक्त सकते के अंदर है। अमेरिका ने फियर और सब्जुगेशन का मैसेज है वो दुनिया को भेजा है इस एक हमले के साथ, और बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है। तस्वीर सामने आ रही है और तस्वीर के अंदर एक सदर, और सदर भी कौन है? प्रेसिडेंट मडूरो, जो कई साल से सदर हैं, और फिर देखिए वो एक अहद का नाम है और मतलब एक प्रोटोकॉल है, एक डिग्निटी है, एक मामलात हैं। वो कैसे इधर अमेरिकन सोल्जर्स हैं, दरमियान में वो ऐसे हथकड़ी लगी है और वो बैठे हैं। बहुत ज्यादा ये ह्यूमिलिएशन, और दुनिया सकते में है कि हम क्या देख रहे हैं। जब सदर सदाम को जब वो जो उनकी आखिरी फुटेज जब वो जारी की गई थी, तो दुनिया के जहनों से आज तक वो मिटाई नहीं जा सकी है। तो ज़ाहिर है ये तस्वीर भी दुनिया के उस कॉन्शियसनेस से, उस दुनिया की याददाश्त से ये मिटाई नहीं जा सकेंगी। इससे पहले एआई तस्वीर जब सामने आ रही थी, अब ओरिजिनल तस्वीर जब सामने आई है सदर मडूरो की, और दुनिया इस वक्त बिल्कुल हिल गई है उन तस्वीर को देखकर। बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन, यानी देखें दुनिया में बचा ही क्या है। आपका एक मुल्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने वतन में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आएंगे आपको उठाकर ले जाएंगे। तो अब वेस्ट जो है वो कैसे कंडेम करेगा रशिया की इन्वेजन यूक्रेन की, और चाइना की इन्वेजन अगर ताइवान की होती है तो किस मुंह से कंडेम करेंगे? तो फिर अगर ये अपने इंटरेस्ट के लिए इस हद तक जा सकते हैं, तो फिर चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा क्यों नहीं सकता है, जब दुनिया पहले ही ताइवान को चाइना का हिस्सा मानती है। तो चाइना की वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जब सामने आ रही है, चाइना का पहला रद्द-ए-अमल जब सामने आया है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन उन्होंने ली है, और उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिकन हेजेमोनिक बिहेवियर है ये हमें किसी सूरत जब कबूल नहीं है। तो ये पोजीशन उन्होंने ली है। अब देखना यह है कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो क्या करते हैं। रशिया ने कहा है अमेरिका को कि वो प्रेसिडेंट मडूरो को रिलीज करें। ये रशिया का जो स्टांस है वो सामने आ रहा है। बड़ी एक अनफॉर्चुनेट नाज़िर बात है वो ये है कि ओआईसी वर्ल्ड ने कंडेम नहीं किया। ओआईसी वर्ल्ड में सिर्फ ईरान है जिसने कंडेम किया है, उसके अलावा ना ही अरब वर्ल्ड ने, ना ही इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, पाकिस्तान ने, बाकी किसी ने भी कंडेम नहीं किया है। ठीक है ना, सिर्फ ईरान ने कंडेम किया। और आप देखिए कि प्रेसिडेंट मडूरो की एक सबसे बड़ा कसूर ये भी है कि वो फलस्तीन के साथ हैं। वो उन्होंने एक लंबे अरसे से इजराइल के खिलाफ पोजीशन ले रखी है, और इन 2 सालों में वो बहुत खुलकर आवाज उठाते रहे फलस्तीन के लिए। तो ये उनका कसूर है, लेकिन आज जब उनके साथ ये हुआ है तो फिर ओआईसी वर्ल्ड उनके साथ नहीं खड़ी है। तो वैसे तो ओआईसी जब वो फलस्तीन के साथ भी नहीं खड़ी है तो प्रेसिडेंट मडूरो के साथ क्या खड़ी होगी, लेकिन कंडेम भी नहीं किया गया। यानी आप देखें कि ये कितना अजीब है कि ओआईसी ने कंडेम नहीं किया है, मतलब ओआईसी के डिफरेंट ममालिक ने कंडेम इसको नहीं किया है, और यूरोपियंस ने कंडेम नहीं किया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रांस की कंडेमनेशन आई है, बड़ी सख्त तरीन कंडेमनेशन जब फ्रांस की आई है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये जस्टिफाइड नहीं है, किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है। मतलब चाइना जैसे ही स्ट्रॉन्ग तरीन जो कंडेमनेशन है वो फ्रांस की आई है। तो ओआईसी वर्ल्ड ने अमेरिका के इस इकदाम को कंडेम नहीं किया। वैसे अरब ममालिक ने ईरान पर अमेरिकी हमले को भी कंडेम नहीं किया था, इजरायली हमले को किया था, अमेरिकी हमले को इन्होंने कंडेम नहीं किया था। तो सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि हम दुश्मन को घुटनों पर जो है वो लेकर आएंगे, दुश्मन को जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देंगे। अच्छा, ये भी लोग बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान में भी इसी तरह के ऑपरेशंस होंगे। तो ये बात ज़हन में रखें कि वो करना तो चाहेंगे, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है, ठीक है ना। जब यहां पर वो ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो ठीक है, वो किसी को यहां से उठाकर लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनके पास ये पावर है, इजराइल के पास नहीं है, अमेरिका के पास ये पावर है कि वो किसी को यहां से उठाकर ले जाए। लेकिन फिर उसका जवाब वैसा नहीं होगा जैसे वेनेजुएला का है। यहां से फिर बैलिस्टिक मिसाइल चलेंगे, यहां से फिर ऐसे ड्रोन चलेंगे, यहां से फिर बरसात होगी। ईरान ने बताया आपको 12 दिनों के अंदर कि वो कैसे जवाब दे सकता है। तो जंग ईरान पर मुसल्लत होनी है, और पता नहीं क्या क्या टूल्स उन पर इस्तेमाल होंगे, लेकिन बहरहाल उसकी फिर भारी कीमत जब वो भी चुकाना पड़ेगी। वेनेजुएला
अब किस तरफ जाता है, रिस्पॉन्ड करता है, नहीं करता, अभी तक तो कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जाहिर है वो देख रहे हैं कि भाई आगे किस तरह मामला जाने हैं, और एक उनको एक सेंट्रल कमांड की जरूरत है। ईरान का मामला डिफरेंट है, यानी ईरान में सुप्रीम लीडर मौजूद हैं, सदर मौजूद हैं, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है, फिर उनकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, फिर IRGC की लीडरशिप है। तो आप देखेंगे उनकी सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो शहीद हो भी गई थी, तो कमांड में कोई फर्क नहीं आया। तो यहाँ पर कमांड की वेनेजुएला को इस वक्त बहुत जरूरत है कि किसका ऑर्डर माना जाएगा, लड़ना है या नहीं लड़ना, लड़ना है तो कैसे लड़ना है, किस हद तक लड़ना है, लड़ना कैसे है, मिसाइल फायर करने अमेरिका के ऊपर, ड्रोन्स भेजने हैं, या अमेरिका की फौजों के उतरने का इंतजार करना है। तो यानी वेनेजुएला इस वक्त बड़े मुश्किल तरीन घंटों से गुजर रहा है, उनका फ्यूचर तय होना है इन घंटों के अंदर। तो इजरायली मीडिया ने तस्वीर पब्लिश की है प्रेसिडेंट मडोरो की, अमेरिकी फौजी इधर बैठे हैं और साथ प्रेसिडेंट मडोरो जहां उनको हथकड़ी लगाई गई है। तो इजरायली मीडिया ने तस्वीर पब्लिश की है। जाहिर है फलस्तीन के लिए जो पोजीशन ली थी, तो इजरायली मीडिया तस्वीर पब्लिश करके बता रहा है कि हम कैसे अंजाम करते हैं उनका जो फलस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, अब ट्रंप ने सारी स्टोरी बताई है कि कैसे कहां से प्रेसिडेंट मडोरो को उठाया गया। अब ये ट्रंप का वर्जन है, वैसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने पहली बार ये स्टोरी बता दी है, क्योंकि ट्रंप को बड़ा शौक होता है इस तरह की चीजें बताने का, और मीडिया और वो सारा बहुत ट्रंप को होता है। तो वैसे इस तरह की स्टोरीज बताई नहीं जाती, लेकिन सदर साहब ने जो बताया है फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए, अब जरा उनके अल्फाज देखते जाइए। कहते हैं बड़ा अमेजिंग काम किया है हमारी टीम ने, और इनको काफी ज्यादा ट्रेन किया गया था इस काम के लिए, और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ऐसा मार का सर अंजाम दे सके जो हमने किया है, कि वहां पर जाएं और किसी सदर को उठाना है। जाहिर है ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। तो ट्रंप ने कहा कि मैं इसको देख रहा था, जब ये सारा हो रहा था, ये ऑपरेशन में देख रहा था, और ये ऐसा था कि जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूँ। कितना ये मजेदार था, बहुत ही मजा आया मुझे, ये टीवी शो की तरह था, और बड़ी मैंने देखा, और अगर आप भी देखते तो आपको बड़ा मजा आता। ये ट्रंप ने कहा कि कैसे स्पीड एंड द वायलेंस, जिस तरह की स्पीड के साथ हम गए और जो वायलेंस वहां पर हुआ, मुझे बड़ा मजा आया। अमेजिंग ऑपरेशन, नो वन बट अस कुड हैव डन समथिंग लाइक दिस। इस तरह की दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम। ट्रंप ने कहा कि प्रेसिडेंट मडोरो का जो घर है उसमें एक सेफ रूम है, प्रेसिडेंट मडोरो के घर में एक सेफ रूम है जिसके दरवाजे स्टील के हैं। सदर ने वहां तक पहुंचने की जब वो कोशिश की, ज़ाहिर उसने सदर के अल्फाज इस्तेमाल किए, उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो वहां पर उतरना था वो इतना रैपिड था कि मडोरो जो है वो अपने उस कमरे तक भी नहीं पहुंच सके। अब ये बात बड़ी अजीब है, यानी उनका घर, ज़ाहिर पैलेस की बात हो रही है, उस पैलेस में यानी फौज उतरी है, और वो इतना ये तेज था ये ऑपरेशन कि प्रेसिडेंट मडोरो जो है वो अपने उस कमरे तक भी नहीं पहुंच सके जो स्टील से बना हुआ एक सेफ रूम है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पैलेस के अंदर उतर गए और कोई आगे से जवाब ही नहीं दिया गया, और इतना जल्दी अंदर से कोई मिला हुआ था, या अमेरिका के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने सारे रडार्स और सब कुछ जैम कर दिया। तो ट्रंप ने कहा कि अगर मडोरो उस रूम तक भी पहुंच जाते तो हमारे पास कटिंग टॉर्चेस थी, हम उस स्टील को भी कट करने की हमारे पास औजार हम लेकर गए थे, हमारी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन हमें वो इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई क्योंकि वो उस कमरे तक पहुंच ही नहीं सके। ट्रंप ने कहा कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, हम एक लॉफिंग स्टॉक दुनिया में बने हुए थे, सब दुनिया हमारे पर हंस रही थी, और लेकिन अब जो है वो देखें हमने क्या कमाल कारनामा सर अंजाम दिया है। अब हमारे पास दुनिया की ग्रेटेस्ट आर्मी है, ग्रेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट है दुनिया का। तो ये जो वाकया है ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दुनिया को भेज रहा है कि जो कोई भी हमारे खिलाफ जाएगा उसका हशर जवाब हम क्या करेंगे। ये ट्रंप साहब ने इंटरव्यू दिया। खबर ये आ रही है कि CIA ने अगस्त से ही वहां पर अपने लोग डिप्लॉय कर दिए थे, अगस्त से, और वो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट मडोरो के हवाले से, उनकी रूटीन क्या है, उनकी एक्टिविटी का क्या है, कहां पर कैसे, तो ये सारी लोकेशन जो है वो उनकी जानब से दी गई है। मूवमेंट्स एंड डेली एक्टिविटीज इन सपोर्ट ऑफ US इंटेलिजेंस एफर्ट्स। तो अंदर से भी कुछ गवर्नमेंट्स में बताया जा रहा है लोग थे, ये अभी रिपोर्ट हो रहा है, और CIA के लोग बराह रास्त वहां पर मौजूद थे जो सारी एक्टिविटीज को देख रहे थे, और आखिरी वक्त में ये लोकेशन दी गई। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी बताया है कि 4 दिन कबल भी ऑपरेशन होने जा रहा था, लेकिन मौसम खराब था, इस वजह से वो ऑपरेशन जब रोक दिया गया, तो आज ये ऑपरेशन जब वो किया गया। अब ट्रंप ने धमकाया है कि मजीद भी हमले होंगे और इस वक्त वेनेजुएला का कंट्रोल हमारे पास है। We will carry out another military operation if we are forced to do। अगर हमें मजबूर किया गया, मजबूर से क्या मुराद है, अगर वेनेजुएला ने रेजिस्टेंस का फैसला किया, डिग्निटी का फैसला किया, डट जाने का फैसला किया, और यू अपने मुल्क को बेचने का ना फैसला किया, सरेंडर ना करने का फैसला किया, तो अमेरिका कह रहा है फिर हम मजबूर होंगे अटैक करने के लिए। रेडी टू लॉन्च अ न्यू वेव ऑन वेनेजुएला इफ नीडेड। फौरी नए वेव ऑफ अटैक्स जब वेनेजुएला पर होंगे। इस वक्त हम वेनेजुएला को कंट्रोल कर रहे हैं अंटिल द ट्रांजिशनल फेज।
हमारी बिग ऑयल कंपनीज है वो अंदर जाएंगी और वहां से ऑयल निकालेंगी और अमेरिका के लिए पैसा लेकर आएंगी। उस ऑयल के बदले जो हम बेचेंगे उससे अमेरिका के लिए पैसा आएगा। हमारी बिग ऑयल कंपनीज अंदर जा रही है। तो सीएनएन ने कहा है कि अमेरिका का बुनियादी मकसद जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट की ट्रांजिशन करना है, यानी इनकी गवर्नमेंट वहां पर आ जाए। तो अब ट्रंप कह रहा है कि हम कंट्रोल में हैं। कैसे कंट्रोल में हैं? यानी इस वक्त जो लोग वहां पर इंचार्ज हैं, क्या वो अमेरिका की बात सुन रहे हैं? मतलब कैसे कंट्रोल में कैसे हैं? तो बहरहाल, लेकिन इसका मैसेज वाज़ेह है वेनेजुएला के अंदर लोगों को भी कि वो अमेरिका के खिलाफ जाने की, यानी उस आइडियोलॉजी के ऊपर जाने की कोशिश ना करें, मगर ना उनको भी असैसिनेट जो कर दिया जाएगा, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। और जैसे जैसे अमेरिका कहता है वैसे वैसे उसके पीछे जो वो चलते चले जाएं। और अमेरिका उनको यही धमका रहा है कि अगर तुम अभी भी हमारी डिमांड्स के सामने सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा मुल्क डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अमेरिका एक ग्राउंड इन्वेजन की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जाना पड़ेगा, अगर वो डट जाते हैं तो फिर जाना पड़ेगा जिसकी तरफ ट्रंप नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको पता है यहीं पर तो गेम खराब होनी है, यहीं पर तो मसला खराब होना है अगर अमेरिका यहां पर जंग में ड्रैग होता है। तो अब वेनेजुएला बहरहाल चूंकि कमजोर पोजीशन में है, जो कि उनका सदर वो उठाकर लेकर गए हैं, जाहिर उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी पर कोई तब्दीली नहीं आई है। मतलब इससे जो उनकी जो भी मिलिट्री पावर थी वो कोई कम तो नहीं होगी। तो वो लड़ने की सलाहियत जो उनके पास थी वो अभी भी है, लेकिन चूंकि मुल्क एक बड़े वैक्यूम के अंदर चला गया ना, भाई सदर है, उनकी खास आइडियोलॉजी है, उन्होंने तो वो लड़ते, लेकिन अब उनके बाद कौन पोजीशन लेगा, और उसको भी पता है कि अमेरिका उसको मारने की कोशिश करेगा। तो ये मुश्किल, यानी एक कमांड का फैसला कौन होगा, किसकी बात मानी जाएगी, जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है। हो सकता है दरमियान में कुछ जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहें नहीं हमें अमेरिका की डिमांड्स मान लेनी चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं हमें लड़ना है, तो यहां से मामला सिविल वॉर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, ट्रंप साहब तो अब जाहिर बता रहे हैं कि मैंने बड़ी विक्ट्री, बड़ा मार्का जो हासिल कर लिया है। और आपको यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर के जो बयानात है वो याद है, वो कह रहा था कि हम जंगों की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी जंगों की जो हम जीतेंगे। और इसे आप ये भी अंदाजा लगाइए कि पेंटागन का नाम स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया गया, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये भी एक इंडिकेटर था कि मामला जंगों की तरफ जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, ट्रंप साहब तो कह रहे हैं बड़ी विक्ट्री, जरा न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी देखिए। यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला अंडर ट्रंप इज इलीगल एंड डेंजरस। इसके नतीजे बहुत बुरे निकलेंगे, बावजूद इसके कि अमेरिका जो भी कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है, नतीजे इसके उलट निकलेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है ट्रंप का जो मिलिट्री एक्शन है वेनेजुएला में, ये रिस्क लीगल वायलेशंस, रीजनल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डैमेज टू यूएस इंटरेस्ट। ये तो अमेरिकी इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म डैमेज करने वाला है। आगे भी उन्होंने लंबी चौड़ी जो तफसील लिखी है, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मामला खराब होगा, ये अमेरिका के लिए मामला खराब होगा, ये जो मिलिट्री एक्शन किया गया है। तो जैसे अमेरिका चाह रहा है कि वेनेजुएला इसी तरह से चलता रहे, बस गवर्नमेंट उनकी आ जाए जो इनकी कंपनीज को अंदर जाने दे और बस ये ऑयल वहां से निकाल लें और चाइना को वहां से आउट करें, ऐसा होने वाला नहीं है। ये पेंडोरा बॉक्स है जो अमेरिका ने खोल दिया। मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। तो इस पेंडोरा बॉक्स के रेपरकशंस बिल्कुल उलट आएंगे। आपको याद है ये इराक वगैरह और यहाँ पर जो हमले हुए हैं, पहले महीने के अंदर विक्ट्री डिक्लेयर कर दी गई थी। अफगानिस्तान में, इराक में, यहाँ पर पहले मंथ ही उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी। तो बाद में पता चला 20 साल लग गए अफगानिस्तान के अंदर। वियतनाम में भी उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या हुआ। तो ये शुरू में ऐसे ही होता है, अमेरिका ने जहां भी गया वहां पर विक्ट्री ही डिक्लेयर की है। असल गेम वहां देखें, दुनिया में किसी की भी आर्मी तो इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका के सामने खड़े होकर, अमेरिका की फौज के सामने खड़े होकर लड़ सके। ऐसी फौज जो दुनिया में चाइना ही की है या रशिया की है, तो बाकी तो ना ईरान की है, ना वेनेजुएला की है, ना वियतनाम की है, ना अफगानिस्तान की है, ना इराक की है, किसी की भी नहीं है। तो असल गेम तो उसके बाद शुरू होती है जब वो गुरिल्ला जंग शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट मडूरो की जो सारी तैयारी थी वो गुरिल्ला जंग की थी, तैयारी उन्होंने इसी हवाले से की थी। तो अगर जो उनके बाकी उनके सपोर्टर मौजूद हैं, जो कि उनके सपोर्टर नहीं है, सारे वो वेनेजुएला के मुफाद की बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो इस गुरिल्ला जंग की तरफ जाते हैं, सरेंडर से इनकार करते हैं, तो ये वो चीज होगी जिससे ये सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। ये यानी कोई ऐसा इकदाम नहीं है जो अमेरिका के हाथ में है सारी पावर, यानी वो तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा है और उसकी कैलकुलेशन जो है कि रिजल्ट्स उनके मुताबिक ही निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट्स बिल्कुल इसके उलट भी आ सकते हैं। तो चाइना की जो पहली स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने कहा कि स्ट्रांगली कंडेम किया, उन्होंने कहा ये जो हेजेमोनिक बिहेवियर है अमेरिका का, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये अमन और सिक्योरिटी के लिए, दुनिया के लिए खतरा है। हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं और वाशिंगटन को कहते हैं कि
वो इन इकदाम से जो पीछे हटे। चाइना स्ट्रांगली कंडेम यूएस बॉम्बिंग ऑफ वेनेजुएला। ये मोस्ट स्ट्रांग पोजीशन है जो चाइना ने ली है। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इससे आगे क्या, चाइना कहां तक, किस हद तक वेनेजुएला के साथ किस तरह से खड़ा होगा, ये देखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट मडूरो जो है चंद घंटे पहले चाइनीज इन्वॉय से मिले हैं इस किडनैप से पहले, चंद घंटे पहले। तो चाइना के साथ पहले बातचीत पहले से ही जारी थी। तो यहां पर वेनेजुएला में आने का मकसद ही यह है कि चाइना को यहां से आउट करना। रशिया ने कहा है कि अमेरिका जो प्रेसिडेंट मडूरो और उनकी वाइफ को रिलीज करे। रशिया की एक दूसरी स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि मडूरो की जो किडनैपिंग है ये क्या जबरदस्त एग्जाम्पल है कि कैसे अमेरिका पीस कीपिंग के लिए काम करता है, कैसे अमन लाने के लिए वो दुनिया में काम कर रहा है, और कैसे उसने एक और इकदाम उठा दिया है टुवर्ड नोबेल पीस प्राइज। क्या जबरदस्त इकदाम जब अमेरिका ने उठाया, कैसे वो दुनिया में अमन लेकर आ रहे हैं, ये तंज उन्होंने किया है। अच्छा, इसमें बड़ी स्ट्रेंज बात यह है कि फ्रांस का जो रद्दमल सामने आ रहा है, यानी ओआईसी खामोश है। वो प्रेसिडेंट मडूरो फलस्तीन के लिए पोजीशन ली है उन्होंने कई साल से, ओआईसी कंडेम भी नहीं कर सकी। ये वैसे इंतहा है, यानी ओआईसी ममालिक की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रांस ने कंडेम किया, अच्छा किसी यूरोपियन ने भी कंडेम नहीं किया। स्पेन का गालबन स्टेटमेंट आया, वो देखना पड़ेगा, लेकिन फ्रांस की सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आ रही है। उन्होंने कहा मडूरो को जो पावर से निकाला गया है जबरदस्ती, ये वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी है, ये अग्रेसिव पॉलिसी है, सीरियस अग्रेसिव इकदाम है अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वेनेजुएला पीपल। देखना, ये बड़ी ह्यूमिलिएशन है वेनेजुएला की नेशन की। उनके सदर को इस तरह ह्यूमिलिएट किया गया, पूरी कौम की तस्हीक की गई। तो उन्होंने कहा कि ये वेनेजुएला के लोगों की डिग्निटी के खिलाफ ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। तो ये सारी सख्त बातें जो उन्होंने की है। फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू यूरेशिया, नेशंस कंडेम यूएस अटैक्स ऑन वेनेजुएला। तो अच्छा, टर्की जो है उसने लास्ट में बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया था, तो देखते हैं टर्की कंडेम करेगा या नहीं करेगा। कुछ दिन पहले जो है वो उर्दुगान की प्रेसिडेंट मडूरो के साथ बात भी हुई थी, वो भी हमने आपके साथ रिपोर्ट किया था। तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आ रहा है, वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज, हम दुश्मन को घुटनों पर लाएंगे। तो ईरान के साथ जंग जो है उनको काफी महंगी पड़ेगी, लेकिन जाहिर है वो जंग करने के लिए आ रहे हैं। ईरान भी देख रहा है कि अगली बारी उनकी है, तो इसकी काफी पॉसिबिलिटी है कि उनकी मिसाइल प्रोडक्शन, न्यूक्लियर प्रोडक्शन ये तेज हो सकती है। अच्छा, यहां पर अगर हम ओवरऑल देखें तो सिनेरियो ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका वहां पर अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल करके उसके बाद वो अपने एसेट्स को मिडिल ईस्ट से मूव करेगा, उसके बाद अटैक होगा ईरान के ऊपर। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, वहां पर मामला अभी जारी हैं, अचानक ईरान पर अटैक हो जाए इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ज्यादा चांसेस ऐसे ही लगते हैं कि पहले वो वहां पर निपटेंगे, उसके बाद वो अपने एसेट्स मूव करेंगे और फिर ईरान के ऊपर अटैक होगा। क्योंकि ऑयल वाला मामला भी तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने से जो ऑयल सप्लाई रुकेगी उसको वेनेजुएला के ऑयल से पूरा करेंगे। तो ज्यादा ही, तो वहां पर अगर अमेरिका ड्रैग हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा इसराइल के लिए और खुद ट्रंप के लिए, क्योंकि ये साल जब मिड टर्म इलेक्शंस का है तो ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फतह भी चाहिए और जल्दी फतह चाहिए। और फिर ऑयल उसके पास आ जाएगा तो बहुत रिसोर्सेज, और जाहिर है दुनिया में मतलब ऑयल अमेरिका में जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है ना, तो इससे उनकी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो ट्रंप बहुत ज्यादा विक्टोरियस होकर जब सामने आएगा, लेकिन शदीद तनकीद अंदरूनी तौर पर भी जारी है। देखते हैं वहां पर क्या मामलात होंगे। सऊदी अरेबिया बैक्ड फोर्सेज जो है वो बहुत सारे एरियाज को कंट्रोल करनी है ये सदरन यमन के अंदर। इसमें जो मुकल्ला है, जो पोर्ट है, इसको कंट्रोल कर लिया गया। सऊदी बैक्ड हैदरामौत नेशनल काउंसिल अनाउंस कंट्रोल ऑफ सियोन रीजन भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, और सऊदी अरेबिया एक कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करने जा रहा है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राजू आगाह करें, अल्लाह हाफिज़।